नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस बायोलॉजी के सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग अध्ययन कर रहे थे बायोलॉजी में हमने कोशिका का अध्ययन किया था। कोशिका के कुछ अंगों के बारे में हमने बताया था, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था और गोल्जी बॉडी पढ़ लिए थे और वैक्यूल्स पढ़ लिए थे। उसकी जो आगे का जो चीज़ है उसको आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका पढ़ रहे थे सेल कोशिका हमने पढ़ा था कि ये कोशिका है। वैसे कोशिका इतना बड़ा होता नहीं है, बस समझने के लिए हम बना दे रहे हैं कोशिका। इस कोशिका के अंदर ढेर सारे अवयव यानी अंग थे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी था और वैक्यूल्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद राइबोसोम, इसके बाद सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। इतने सारे कोशिका के अंग थे, जिसमें से हमने गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो जो पहला वीडियो है उसे आप देख लेंगे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए सीखें कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह है क्या। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम हिंदी में लिखेंगे अंतःप्रदत्त जालिका। अंतःप्रदत्त जालिका क्या बोलेंगे? अंतःप्रदत्त जालिका। इसका काम क्या होता है? जैसे किसी जीव या व्यक्ति के शरीर में हड्डियों का समूह है। हड्डियों के समूह को हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। व्यक्ति के शरीर को खड़ा कर पाने में, इसको सुरक्षा दे पाने में सहायता प्रदान करता है हड्डी। अगर हड्डी न होता तो व्यक्ति खड़ा ना हो पाता। व्यक्ति को खड़ा होने में, चलने में और जो आंतरिक जो अंग हैं जैसे फेफड़ा है, हार्ट है, इन चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करने में हड्डी की अहम भूमिका है। तो हड्डी इन सबको सहायता प्रदान करने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार जो ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो इतने सारे अंग हैं, उस अंगों को और कोशिका को ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक सुरक्षा देता है। इसको ढचकने पचकने से बचाएगा। अगर यह नहीं रहेगा तो यह कोशिका के जो सभी अंग हैं वह आपस में एक दूसरे से दब जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जो क्षति होगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को आंतरिक सुरक्षा देने का काम करता है। क्या करता है? आंतरिक सुरक्षा देने का काम करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ लिखें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। यह कोशिका को आंतरिक सुरक्षा देने का कार्य करता है। आंतरिक सुरक्षा देता है। आंतरिक सुरक्षा, इसे हम
कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसे इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल कहते हैं। किसको कहेंगे? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो प्रकार का होता है। लिखें कि यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो जो फर्स्ट भाग है वो होता है स्मूथ भाग। वो होता है स्मूथ। स्मूथ को हम लिखेंगे चिकना। चिकना भाग, स्मूथ यानी चिकना। और जो दूसरा होता है वो होता है रफ भाग। रफ यानी कह सकते हैं कि खुदरा भाग। कैसा होता है? खुदरा भाग। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने इसको जूम करके देखा तो इसके जो आकार थे दो तरह के दिखे, एक चिकना और एक खुदरा। तो जो खुदरा भाग वाला था उसमें उन्होंने जूम करके देखा तो उसमें दिखा कि उसमें राइबोसोम था। और राइबोसोम की मात्रा के कारण ही इसका एक भाग कैसा था? खुदरा था। किसके कारण? राइबोसोम के कारण। तो यहाँ लिखें कि राइबोसोम। राइबोसोम 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 के कारण। तो जो ये स्मूथ भाग है इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना और वसा का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना और वसा का निर्माण करना। इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कौन करेगा? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ भाग और रफ भाग प्रोटीन का निर्माण करेगा। इस पे जो ये रफ भाग है ये दाना दाना जैसे खुदरा खुदरा होता है। जैसे नहीं है कि कोई व्यक्ति एकदम गर्मा गर्म चाय पी लेता है कभी कभी, तो उसके जीभ पे कुछ अलग अलग तरह के उस पर जलने जैसा चिन्ह हो जाता है। तो उसी तरह से ये खुदरा होता है, वैसे इस पर चिन्ह देखने को मिलता है। जो वसा है, वसा का होना बहुत जरूरी एक तरह से है। जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उस व्यक्ति को चोट कम लगता है, उस व्यक्ति को ठंडा भी कम लगेगा और उस व्यक्ति को वह व्यक्ति सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। और जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा बहुत कम है उसे चोट ज़्यादा लगेगा, वह अच्छा दिखेगा नहीं, वो स्मार्ट नहीं दिखेगा। तो वसा का होना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग का हाथ है, किसी को हम पनिशमेंट दिए, ऐसे मारे तो हाथ पे वसा की मात्रा ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को चोट ज़्यादा लगेगा और हमारा हाथ पे जो चोट है वो कम लगेगा। जैसे व्यक्ति का पैर की जो एड़ी है उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, वसा की मात्रा ज़्यादा है तो इतने वजन को सह पाने में सक्षम है। अगर वसा न होता तो हड्डी पे इसको सहन कर पाने में समस्या उत्पन्न होती। आप देख पाते हैं कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, तो पुरुषों में वसा की मात्रा महिलाओं के प्रति कम होता है, महिलाओं में वसा ज़्यादा होता है और पुरुषों में वसा कम। इसीलिए ठंड के समय में महिला देखते हैं कि शादी ब्याह के समय में कुछ पहन के चल जाएगी, नॉर्मली कपड़ा, और जो मेल व्यक्ति है उसको शाल है तो स्वेटर है तो कोट है तो अन्य अन्य कपड़े उसके पहनने पड़ते हैं क्योंकि उसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। तो जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा ज़्यादा होगा उस व्यक्ति को ठंडा कम लगेगा, चोट कम लगेगी और देखने में सुंदर दिखेगा। आज जिसमें वसा की मात्रा कम रहेगी वो देखने में एकदम दरिद्र लगेगा, खराब लगेगा और उसे ठंड वगैरह ज़्यादा लगेगा, उसे चोट भी ज़्यादा लगेगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आपने सीखा स्मूथ भाग और रफ भाग। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नहीं ना। चलिए इसको मिटाते हैं और इसको हम आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं और हम आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लिए गए, 1 मिनट मिटा दिए ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं। होता है जो स्मूथ भाग है वह चिकना होता है, वह चिकना। ये निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, वसा। और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसको हम आगे मिटाते हैं और हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाते हैं और हम इसको आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई है, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर राइबोसोम, 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 राइबोसोम। देखिए जो राइबोसोम है, राइबोसोम को हम राइबोसोम को हम इस कोशिका का सबसे छोटा अंग बोलते हैं। जो राइबोसोम है, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है और इसे हम कोशिका की फैक्ट्री बोलते हैं। इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। चलिए इसको हम लिख देते हैं। तो राइबोसोम, देखिए राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग 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 है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम की तरफ। इधर चलें, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को हम बोलेंगे तारककाय। इसको बोलेंगे तारककाय, तारककाय। इसको बोलेंगे तारककाय। देखिए जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का काम है क्या? सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करने का काम करना। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करने का काम करना। जब ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो अंग हैं, अगर कोई अंग मर जाता है, अगर कोई अंग मर जाता है तो उसी तरह का अंग बनाना है, यह इंफॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस। लेकिन बनाता है आपका कौन? सेंट्रोसोम। और बनाने में सहायता प्रदान करता है राइबोसोम। तो कोशिका के अंदर कोई कोशिका का अंग मर जाए तो उस कोशिका के अंग को बनाने का काम करता है कौन? सेंट्रोसोम। सहायता करता है कौन? राइबोसोम। लेकिन उसी प्रकार की अंग बनाना है, उसी तरह की कोशिका बनानी है, इसकी जानकारी कौन देगा? तो न्यूक्लियस देता है। कौन देता है? न्यूक्लियस। देखिए जैसे कोई हड्डी टूट गई तो हड्डी बनाना है, तो इसकी जानकारी सेंट्रोसोम के पास नहीं होती है। उसका खाली काम है बनाना। तो उसे कोई बताएगा कि हड्डी का कोशिका बनाना है। मांस कहीं क्षतिग्रस्त हो जाए तो मांस बनाना है, कहीं पे कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते, कहीं पे
यानी जो चीज़ क्षतिग्रस्त हो जाए उसी चीज को बनाना है, ये कौन बताता है? न्यूक्लियस। लेकिन बनाता कौन है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है कि कोशिका के क्षतिग्रस्त अंग को उसी को बनाने का काम करना है। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। तो लिखें कि सेंट्रोसोम तारक का यह कोशिका का विभाजन करता है। लिखें यह कोशिका का विभाजन करता है। यह कोशिका का विभाजन करता है। विभाजन, यह कोशिका का विभाजन करता है। यह कोशिका का विभाजन करता है। कौन? आपका सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के खोज करता है बोबेरी। इसके जो खोज करता है, इसके जो खोज करता है वह है बोबेरी। उसके खोज करता है बोबेरी। कौन है? बोबेरी। खोज करता कौन है? बोबेरी। ठीक है। देखिए जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं पाया जाता, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन जो सेंट्रोसोम है आवश्यकता से अधिक कोशिका विभाजन जो कभी कभी हो जाए तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कैंसर का रूप धारण कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी की जिह्वा पर कोई कोशिका मर गई, जिह्वा की कोई कोशिका मर गई और उतने ही जिह्वा का अंग बनाना है। अगर यह आवश्यकता से ज़्यादा बना दे तो वह अंग मोटा हो जाएगा, वह बड़ा हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो कितना बनाना है यह बताता है न्यूक्लियस। किसको बनाना है बताता है न्यूक्लियस। लेकिन बस बनाने का काम कौन करता है? तो सेंट्रोसोम। कौन करेगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खाली काम है कि जो इसमें से अंग मर गया है कोशिका के अंदर, उस अंग को बनाए, और बनाने में सहायता प्रदान कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति का हाथ है, इसमें चोट लग गए, हड्डी टूट गया, तो जितना हड्डी टूटा है, हड्डी ही बनाना है, किसको पता होता है? यह पता होता है न्यूक्लियस को, ना कि सेंट्रोसोम को। तो न्यूक्लियस बोलेगा, किससे बोलेगा? सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम हड्डी बनाओ, अब वो उसको देगा इन्फॉर्मेशन। अब उसको बनाने में जो राइबोसोम है उसको सहायता प्रदान करेगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक कहीं हड्डी बन गया तो ये हाथ को मोड़ पाने में, खोल पाने में दिक्कत होगा। तो जितना बनाना है उतना ही बनाना चाहिए। ये कौन बताता है? तो न्यूक्लियस बताएगा। कौन बताएगा? न्यूक्लियस। और कौन बनाएगा? तो सेंट्रोसोम बनाएगा। कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम। सहायता कौन करेगा? राइबोसोम। कौन करेगा? राइबोसोम। राइबोसोम सहायता करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कि जो राइबोसोम है, थोड़ा पीछे आइए। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। ये नीचे लिख दें कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक होता है 70S, एक होता है 80S। एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S मतलब कि जो यस है ए सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, यानी यह आकार को दिखाता है कि कौन कहाँ पर छोटा पाया जाएगा राइबोसोम और कहाँ पर बड़ा पाया जाएगा। तो जो जीव छोटे होते हैं, यानी जिस जीव को हम अपनी नग्न आँखों से न देख सके, उन जीवों में पाया जाता है 70S, और जिसको हम अपने नग्न आँखों के माध्यम से देख सकते हैं उस जीवों में पाया जाता है 80S। कितना पाया जाएगा? 80S। यानी यह छोटा को दिखाता है और यह बड़ा को दिखाता है। तो 70S
यह प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक किस में मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेगा। और जो ये एटीएस है यह यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा। किसमें? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक। यस का मतलब यहाँ लिख दें, यस। यस का मतलब है क्या? यस का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन। यस का मतलब सेंडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट सी डबल एफ ओ है, सी डबल सी ओ डबल एफ, कॉफिशिएंट, कॉफी कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत। तो जो राइबोसोम था वो दो प्रकार का, 70S, 80S, 70S प्रोकैरियोटिक और 80S यूकैरियोटिक। यस का मतलब सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, यानी जिस जीव को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। जैसे इसमें कवक आ जाएंगे, जीवाणु विषाणु आ जाएंगे, उनमें छोटे यानी कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, छोटे राइबोसोम की आवश्यकता होती है, और जो जीव बड़ा होता है उसमें बड़े की आवश्यकता होती है। तो आपने ये भी सीख लिया कि सेंट्रोसोम तारक का ये कोशिका करता है विभाजन। खोजकर्ता कौन है? तो बोवेरी। कौन है? बोवेरी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आगे चलें, आगे चलें क्या? चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम यह केवल जंतुओं में देखने को मिलता है। सेंट्रोसोम यह केवल जंतुओं में देखने को मिलता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में सेल डिवीजन सेंट्रोसोम के माध्यम से न होकर के सेल प्लेट से होता है। किससे होता है? सेल प्लेट से। लिख दें कि पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन, यहाँ लिख देते हैं कि पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेल प्लेट, सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, जो ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम व्यक्ति के ब्रेन में नहीं पाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए चलते हैं, इसको हम आगे मिटा दें और आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। देखिए अब हम बात करें नेक्स्ट लाइसोसोम। नेक्स्ट बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। नेक्स्ट बात करें लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का काम क्या है? तो लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम होता है। पहले इसको लिख लें कि इसकी खोजकर्ता कौन है। इसकी खोजकर्ता, इसकी खोजकर्ता है डी डुबे। कौन है? डी डुबे, डी डुबे। इसके खोजकर्ता है डी डुबे। जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम का काम होता है कि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। इसमें क्या होगा? जल अपघटक एंजाइम। इसमें लिखें कि इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक, जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। यह क्या करता है कि यह जो कोशिका है, कोशिका है, अगर कोई कोशिका के अंग कोई कहीं मर गया, एक कोशिका है, कोशिका का कोई अंग मर गया, और वह अंग अगर मरा है और उसको साफ नहीं किया जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो वह बॉडी में, शरीर में बीमारी उत्पन्न करने का काम करेगा। तो यह मरी हुई कोशिकाओं को मारने में सहायता करता है। कौन? लाइसोजाइम। किसके माध्यम से? जल अपघटक एंजाइम के माध्यम से।
यह जल अपघटक एंजाइम को उस मरी हुई कोशिका के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देगा, जिससे कि मरी हुई कोशिका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मरी हुई कोशिका समाप्त हो जाएगी। ये किसका काम है, लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम का काम मरी हुई कोशिकाओं को समाप्त करने का काम करना, साफ करने का काम करना। कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम कभी कभी होता क्या है कि जो लाइसोसोम है ये जब कोशिका का कोई अंग काम नहीं करना चाहेगा, जैसे न्यूक्लियस बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करो, वैक्यूल्स पानी सूखो, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, लेकिन कभी कभी सब खुनसा गए, सब बोले कि हम नहीं करेंगे, हमारा आज मन नहीं है, आज काम करेंगे नहीं। तो जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम गुस्सा हो जाएगा और गुस्सा में आकर के लाइसोसोम अपने आप को भी फाड़ लेगा, क्षति नुकसान कर लेगा। तो इसमें से क्या निकलेगा, जल अपघटक एंजाइम, और इन सभी कोशिकाओं में स्पर्श कर जाएगा, मतलब लभेरा जाएगा, मतलब छू जाएगा, और उसके संपर्क में आने से जो कोशिका के सभी अंग हैं वो क्या हो जाएंगे, सब कोशिका के अंग मर जाएंगे। तो जो पास की जो कोशिका रहेगी, अब उसमें की सभी कोशिकाएं झांकेगी, देखेगी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो अपना थोड़ा थोड़ा छिड़काव करके एक नई कोशिका का निर्माण करने का काम करती हैं। जो लाइसोसोम है यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो ब्लड बैंक है, जो आरबीसी है, आरबीसी जब मर जाता है तो वह स्प्लीन या प्लीहा में इकट्ठा हो जाता है और वह गला करके उसे ख़त्म करने का काम करता है। तो लाइसोजाइम आरबीसी में नहीं पाया जाता, और जो ब्लड है रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी, वह प्लीहा या स्प्लीन में इकट्ठा होता है और समाप्त करने का काम करता है। तो आपने सीखा लाइसोजाइम के बारे में कि यह मरी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में काम करता है, उसको साफ करने में काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे खोजकर्ता कौन है, डी डुबे साहब। कौन है, डी डुबे साहब। अब चलते हैं न्यूक्लियस। क्या सीखें, न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस क्या है। देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको हम बोलेंगे केंद्रक, बोलेंगे क्या बोलेंगे, केंद्रक, इसको बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन, इसको बोलेंगे कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का दिमाग भी कह सकते हैं, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग कहते हैं किसको, न्यूक्लियस को। यह सभी कोशिका के अंग को सूचना देने का काम करता है। यह कोशिका के सभी अंगों को सूचित करने का काम करता है, सूचित या सूचना देने का काम करता है, सूचना देने का काम करता है, देने का कार्य करता है, सूचना देने का कार्य करता है, सूचना देने का कार्य करता है। कौन करेगा, न्यूक्लियस, ब्रेन। ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस कोशिका को, इसको हम ब्रेन बोलते हैं, और ये सभी अंगों को देगा सूचना कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी परिवहन करो, वैक्यूल्स पानी को करो अवशोषित, इंडोप्लाज्मिक सुरक्षा प्रदान करो, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, सेंट्रोसोम उसका विभाजन कीजिए, लाइसोसोम जो कोशिका के अंग मृत हो गए हैं उसको साफ करने का काम कीजिए। यानी सभी को सूचना देने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को हम कोशिका के अंग का दिमाग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोशिका के अंगों का हम दिमाग या कोशिका का दिमाग बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके जो खोज करता है, इसकी खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। इसकी जो खोज करता है, इसके जो खोज करता है, खोजकर्ता उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। देखिए जो कोशिका है,
इस कोशिका के जो बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही देखने को मिलते हैं क्रोमोजोम। क्या मिलेगा देखने को? क्रोमोजोम। इसी में क्रोमोजोम होता है, इसी में क्रोमोजोम, इसी में क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में ही डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे? आपका न्यूक्लियस में। कहाँ देखने को मिलेंगे? न्यूक्लियस में। देखिए जो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो ये सब अंग हैं, इन अंगों को भी जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें चाहिए। इन अंगों को भी जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें चाहिए। तो इनको जीवित रहने के लिए कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है। कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है। कोशिका के अंदर ऐसे ऐसे इसमें द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव। इसमें भरा होता है द्रव। इसमें क्या भरा होता है? द्रव। तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर द्रव को क्या बोलेंगे? कोशिका के अंदर या कोशिका में द्रव, कोशिका में जो द्रव होगा उसे हम बोलेंगे जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले इसको नाम देने का काम किए थे पुरकिंजे। नाम कौन दिया था? पुरकिंजे। नामकरण, नामकरण, नामकरण किए थे पुरकिंजे। पुरकिंजे कौन किए थे? पुरकिंजे। जीव द्रव्य का नाम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जो जीव द्रव्य है यह जीवन की भौतिक इकाई है। यह जीवन की भौतिक इकाई है। वो बताए थे कौन? हैक्सले। जीवन की भौतिक इकाई, जीवन की भौतिक इकाई, जीवन की भौतिक इकाई, इकाई, यह नाम कौन दिया था? तो हैक्सले नाम दिया था। हैक्सले। कौन नाम दिया था? हैक्सले ने नाम दिया था। तो जो कोशिका के अंदर जो द्रव है, इस द्रव को कहा गया प्रोटोप्लाज्म। किसने कहा था? तो पुरकिंजे ने कहा था। और जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है वह इन जीवों को जीवन देने का काम करता है, यानी यह जीवन का भौतिक इकाई है। यह किसने कहा था? यह कहे थे हैक्सले ने। किसने कहा था? हैक्सले ने कहा था। इसमें देखिए कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर तो द्रव है, लेकिन ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर भी द्रव होता है। केंद्रक के अंदर भी द्रव होता है। इसमें अधिकांश मात्रा में प्रोटीन, 80% प्रोटीन होता है। 80% प्रोटीन होता है और पानी की मात्रा भी ज़्यादा होता है। तो जो केंद्रक के अंदर द्रव है, यानी जो न्यूक्लियस, जो केंद्रक के अंदर द्रव है और जो कोशिका के अंदर द्रव है, तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के मिश्रण को ही हम बोलते हैं जीव द्रव्य। तो यहाँ लिखेंगे नोट में, यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ नोट में लिख दें, नोट में कि कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, और केंद्रिका द्रव के मिश्रण को हम बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य। इसको बोलेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। यानी कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव के मिश्रण को हम बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? इन कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए जीव द्रव्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य नहीं होगा तो सभी कोशिका के अंग सब सूख जाएंगे, सब मृत हो जाएंगे, और वहाँ का जो रंग रूप होगा वह बिल्कुल काला हो जाता है। जब शरीर की कहीं की कोशिका मरती है ना, तो उस स्थान पे काला हो जाता है, और काला होगा तो जो पास की जो कोशिकाएं होंगी वो कोशिकाओं उसको ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा छिड़काव करके उस कोशिका के अंगों को ठीक करने का काम करती है। तो आपने सीखा कि जो ये आपका कोशिका है, कोशिका के जो अंदर जो अंग हैं, इस अंगों का काम क्या क्या है।
आपको समझाया होगा। जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम है ऊर्जा बनाना, गोल्जी बॉडी काम है ऊर्जा का परिवहन करना, वैक्यूल्स का काम है पानी को करना अवशोषित, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करना, राइबोसोम का काम है यह प्रोटीन का निर्माण करता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कि यह कोशिका का विभाजन करता है, और जो लाइसोसोम है वह मरी हुई कोशिकाओं को ठीक करने का काम करता है, यानी साफ करने का काम करता है। और जो न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन। ये कोशिका के सभी अंगों को सूचना देगा कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, सभी को सूचित करने का काम करेगा। इसी में क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं, और क्रोमोजोम में ही डीएनए और आरएनए होते हैं। इसकी खोज करने को कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउन है। कौन सा है, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इस सेल में कोई समस्या नहीं ना। चलिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कोशिका के अंगों का इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, आप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को देने का काम जरूर करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो बायो सेशन है इसको डेली बाय डेली आगे क्लास लिया जाएगा और आपके यहाँ सूचना तत्काल पहुँचे, ताकि आप सूचना को आप जान सकें और जानकारी इकट्ठा कर सकें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।